नमस्कार दोस्तों, स्टडी मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट सेक्शन घटना चक्र के माध्यम से। इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो ये टॉपिक है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आजकल इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, बेसिक और एडवांस। और ये यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ है। क्लाइमेट चेंज इज काज्ड बाय, बताइए। तो आप लोग इसको देख चुके हो। क्लाइमेट चेंज दोस्तों, तो क्लाइमेट चेंज का कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है इसके कारण, और पॉल्यूशन। ये सीधे बहुत सिंपल देख रहा है, बहुत ट्रिकी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो ऑल द एबव, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए डी आंसर दिया हुआ, आप लोग इसको देखते रहेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज एंड पॉल्यूशंस आर डायरेक्टली responsible for ozone depletion, while depletion of ozone layer is indirectly responsible for climate change. Hence option D is correct answer. तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन समय देने लायक रहेगा उसी पर समय दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, मेन रीजन बताइए। मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, तो ये ऑल ऑफ द एबव दे दिया है। तो इससे दोस्तों मैंने जो आसपास के ऑप्शन मिलते हैं उसको भी ले लेता, नहीं तो अगर ये नहीं देता तो उसमें से बेस्ट सुटेबल आपको चूज करना होता। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिपीटिशन है। ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ है। तो आप जानते ही हैं, इसमें बहुत देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, ये पिछले प्रश्न का रिपीटिशन है। अब देखिए, वेयर वाज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस इन द ईयर 2015। ये पूछ रहा है कि 2015 में कॉन्फ्रेंस। तो देखिए दोस्तों, इसको हमको याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आंसर ही मेरे मुंह से निकल गया, पेरिस में हुआ था। लेकिन हमको इसको नहीं देखना है, हमको देखना है कि अभी लेटेस्ट जो हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं। मैं अभी आपको वो बताता हूँ। ये लेटेस्ट में हुए कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पर, इनको काप कहते हैं दोस्तों, काप, COP। तो देखिए 2015 में तो पेरिस में हुआ था। इसको बेस बनाते हुए हम लोग से अब जब पूछा जाएगा तो अभी लेटेस्ट वाला पूछा जाएगा, तो हम लोग लेटेस्ट देखते हैं। देखिए काप 21 जो दोस्तों 2015 में कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको समराइज करके लाया हूँ। अभी जो काप 26 हुआ है दोस्तों, काप 26 ये ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसको ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये हुआ है 2021 में, 2021 में। अब देखिए ये जो है 2021 में हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज काप 27 टू द UNFCCC विल टेक प्लेस इन शर्म एल शेख, इजिप्ट, मिस्र में होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, काप 27 वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस फ्रॉम 8 नवंबर 21। अब जानते हैं कोविड के कारण सब चीज शिफ्ट हुए ड्यू टू द कोविड-19 pandemic. COP 26 was rescheduled from the year November 21
एज ए रिजल्ट काप 27 विल टेक प्लेस फ्रॉम 2022 में ये होगा, ठीक है ना, नवंबर 2022 में। तो अब हम लोग को याद क्या करना है दोस्तों, काप 26 हुआ है ग्लासगो यूके एंड यूके में, ठीक है ना, और काप 27 जो होगा दोस्तों शर्म एल शेख इजिप्ट मिस्र में होगा। तो ये हम लोग को लेटेस्ट याद रखना है, ठीक है ना। काप 25 भी देख सकते हैं और नीचे को देखने की बहुत जरूरत नहीं है। 25 स्पेन मैड्रिड में हो गया और काप 26 ग्लासगो में हो गया। काप 27 जो होगा दोस्तों 2022 इजिप्ट में होगा, शर्म एल शेख। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए 26 के बारे में दिया ग्लासगो यूके। चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस। तो 21 हुआ था 2015 का, एक क्वेश्चन है 2015 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 यही था, लेकिन हम लोग को देखना है कि 26 तो हुआ है दोस्तों कहाँ पर, ग्लासगो यूके, और 27 होगा इजिप्ट में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, बताइए क्या कह रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, ये 1992 में पूछा है, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन है जो दोस्तों करंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। करंट से रिलेटेड नहीं है तो आप जब तक परीक्षा देंगे तब तक ये कंसेप्ट काम करेगा आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमोस्फियर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं दोस्तों, जो कांच होते हैं, शीशे होते हैं ग्रीन कलर के, उसमें से ये इंफ्रारेड रेडिएशंस तो आ जाती है दोस्तों, लेकिन इससे हीट जो है बाहर नहीं जा पाती। इसी कंसेप्ट पर इसको ग्रीन हाउस नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर by absorption of infrared radiations by atmospheric carbon dioxide। क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। क्या करता है, गर्म कर देता है। when the sun's energy reaches the earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases। greenhouse gases include water vapor। देखिए सबसे जो खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों वाटर वेपर ही है। अभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे सामने आगे। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल such as chlorofluorocarbon CFC। The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth, popularly known as greenhouse effect। तो देखिए दोस्तों ये जो ओजोन जो है यहाँ पर ओजोन का भी नाम दिया है। ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट को माने लाने में हेल्प करती है। अब देखिए वो कहा जाता है कि ओजोन के क्षरण को रोका जाए दोस्तों, तो ओजोन दोनों तरफ से काम कर रही है। ओजोन एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ काम करे क्योंकि ब्लैंकेट का काम करती है दोस्तों, जिससे ब्लैंकेट जो है उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। उसी प्रकार से ओजोन भी जो पृथ्वी से अर्थ से जो री रेडिएट होता है, ये देखिए ये जो कह रहा है री रेडिएट होता है जो, उसको बाहर नहीं जाने देती है। लेकिन बेनिफिशियल किस प्रकार से ओजोन लेयर बेनिफिशियल इस प्रकार से है दोस्तों कि अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है ऊपर से। सन से जो दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो ठीक है, इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हार्मफुल एस्पेक्ट ये है
कि जो पृथ्वी अर्थ जो है दोस्तों रेडिएट करती है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड को जो रेडिएट करती है जो उष्मा को, इसको ये जाने नहीं देता, ब्लैंकेट का काम करता है, इसलिए ये ग्रीन हाउस में गैसेज में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताइए। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्रीन हाउस क्या करता है, ये समझ लिए कि ये शीशे का आप हाउस बनाते हैं ग्रीन कलर का, तो ये क्या करता है, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। इसी कंसेप्ट पर इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज नहीं होगा, सी वाटर नहीं होगा। अब देखिए, अगर टेम्परेचर वाली बात नहीं दी रहती तब हम लोग सी वाटर की तरफ जाते, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस जो है मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो सी वाटर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। तो इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एट दी एटमॉस्फेयर। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये गैसेज किसका काम करती हैं दोस्तों? ब्लैंकेट का काम करने लगती हैं, और जो अर्थ के द्वारा जो हीट जो रेडिएट होती है उसको ये बाहर नहीं जाने देते हैं। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट है दोस्तों। आगे इसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ये एमपीपीसीएस 1991 में पूछा है, और ये स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज caused by absorption of infrared radiation by environmental gases. Absorption mainly carbon dioxide. This phenomenon raises the temperature of environment. This phenomenon raises the temperature of the environment. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। The concept of greenhouse gases was postulated by, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन होगा, बताइए। The concept of greenhouse gases was postulated by, ये मेंस में पूछा है 2011 में, बताइए। तो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसेप्ट जो दोस्तों ये दिया गया था जोसेफ फोरियर, जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में, जोसेफ फोरियर, और इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों 1824 में। 1824 में ये कंसेप्ट दिया गया था। कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वाज गिवन बाय या पोस्टुलेटेड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824। तो देखिए, पोस्टुलेटेड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसका आंसर करिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण दोस्तों कौन कौन सा एटमॉस्फेरिक चेंजेज होते हैं? तो आप खुद भी जानते हैं कि कोई एक चेंज तो होगा नहीं,
बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए दोस्तों। देखिए इसमें जो होगा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर तो कहीं डायरेक्टली दिया नहीं है। इंक्रीज इन बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, इसको कट करिए और क्या करिए, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए ग्रीन हाउस को लाने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, न कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो दोस्तों, जो आपके सामने अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ये भी हो सकता है, और इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये दोनों होगा दोस्तों। और बी एंड डी आपका आंसर होगा, बोथ। ठीक है ना। यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अनुसार जो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न गलत पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, द ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन अर्थ इन्वायरमेंट बिहेव लाइक ए कवर फ्रॉम विच द शॉर्ट वेव रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कैन फ्लो, बट the long wave radiations returning from the earth cannot overpass it. As a result of the atmospheric temperature of the earth increases. As a result of the atmospheric temperature of the earth increases, this process is known as greenhouse effect. An increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere has a positive effect ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वही जो मैं कह रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो करता है ये, बट द एविडेंस ऑफ एनी मीनिंगफुल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज नॉट बीन फाउंड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अभी ये भी दिया हुआ है, देखिए फाइनली जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर इन द कंटेक्स्ट टू द क्वेश्चन, इन दिस वे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ विल बी करेक्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है, वाटर वेपर इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड इट ऑल्सो प्लेज ए विटल रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट इट गेट्स अफेक्टेड by the intensity of the greenhouse effect. The process of evaporation increases due to the intense atmospheric heat of greenhouse effect, which increases the amount of humidity in the air. So option B is correct. ऑप्शन बी को करेक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो जो ऑप्शन बी में दिया कि ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज, तो ये वाला सही होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इंक्रीजेज द हीट एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फियर कैन आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज हीट एंड मॉइस्चर हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी। Although this statement is correct, it cannot be the answer because it is not the atmospheric changes. हम लोग से एटमॉस्फेरिक चेंजेस पूछा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज जो दोस्तों एटमॉस्फेरिक चेंजेस नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज एन इफेक्ट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases the pressure and increases the mobility of the air, wind speed. So it will be the correct answer in the context to the question. तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है ना, और उत्तर भी मैंने 2 उत्तर ऑप्शन सही हो रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, बताइए। अभी हम लोग ग्रीन हाउस
इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था दोस्तों, तब तक आप लोग ऑप्शन अपना देखिए कि क्या सही हो। क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था ये 1997 में एडाप्ट हुआ था। 1997 में एडाप्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये केम इनटू फोर्स कब हुआ या इफेक्टेड कब हुआ, ये कब मैंने इन्फोर्स्ड किया गया इसको, तो ये दोस्तों 2005 में किया गया। तो 1997 और 2005 आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्यों नाम, क्योटो एक जापान का शहर है दोस्तों, ठीक है ना। वहीं पर ये चर्चा 1997 में हुई थी, वहीं पर इसको अडाप्ट किया गया और 2005 से ये लागू हुआ। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मैं आपको बता देता हूँ किससे रिलेटेड है। अब देखिए किसका किसका सही होता है। क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस से नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC इसको कहते हैं, UNFCCC, which commits its parties by setting internationally binding emission reduction target, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख चुके हैं दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ठीक है ना। और 2005 में दोस्तों ये लागू हुआ था और 1997 में इसको एडाप्ट किया था, अपनाया गया था, एडाप्ट किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है 2005 का, क्या क्या सही हो रहा है बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, मैं आपको बता चुका हूं कि 1997 में अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में कब हुआ, इंटर्ड इनटू फोर्स 2005, तो ये सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरली विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कहाँ गलत हो जाएगा, ओजोन लेयर से नहीं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है बताइए। मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सही माना जाए या गलत माना जाए, ये भी सही है दोस्तों। मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा हानिकारक है। तो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट हो गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं आगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड इन क्योटो ऑन 11 दिसंबर 1997 and entered into force on 16 February 2015. Hence, statement 1 is correct. Kyoto Protocol is an international agreement linked to climate change है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा इसीलिए गलत हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी of the atoms of that gas and its environmental life cycle. The environmental life cycle of carbon dioxide is changeable while its global warming potential remain constant. कितना, एक होता है global warming potential. The global warming potential of methane was observed 72 in the last century 20 years. द लास्ट 20 ईयर्स, देख रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का ज़्यादा है। देयरफॉर मीथेन इज मोर डेंजरस एंड इफेक्टिव एज ए ग्रीन हाउस गैस दैन कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये बहुत सारगर्भित क्वेश्चन था दोस्तों, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू, बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड किससे बढ़ता है? इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू, बताइए। तो ऑक्सीजन जो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट को एकदम नहीं बढ़ाता है, और इन दोनों में देखें दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड आप सुनते आए हैं, ठीक है ना, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर तो नन ऑफ द अबव कहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय इन्वायरमेंटल गैसेज। मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अभी हम लोग आगे देखें, ये भी देखे हैं कि मीथेन जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कितना था? 1 था, और मीथेन का दोस्तों CH4 का कितना था? GWP 72 था। चलिए और आगे चलते हैं। द मेन कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज, कंपोनेंट, कंपोनेंट है दोस्तों। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज, कौन सा मेन कंपोनेंट है बताइए। और ये BPSC का क्वेश्चन है। BPSC में नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन देने का प्रचलन है, और इससे क्वेश्चन और कठिन और ट्रिकी हो जाता है। तो बताइए, तो ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और ओजोन भी है। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस को की तरह काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ई वाला करेक्ट है। सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। ये घटना चक्र की खूबसूरती है कि एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेनेशन को रिपीट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2015? तो ये 2015 में पूछे या 2021 या 2022 में पूछे दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट इमिटर एक ही कंट्री है, कौन है? तो ये आपके चाइना है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज चाइना। वाज नहीं, इज एंड विल बी, क्योंकि एक दिन में ये चीजें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। वाज, इज एंड विल बी चाइना, था भी, है भी और रहेगा भी। ये डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा बता रहा है दोस्तों कि देखिए अमेरिका इसके क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट का मतलब नियरेस्ट, नियरेस्ट माने क्लोजेस्ट। तुम आप देखिए अंतर कितना है, बहुत ज़्यादा का अंतर, 15 का अंतर, 15% का। तो लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटिंग कंट्रीज इन 2015 वेयर, तो चाइना 29% है दोस्तों। तो ये 29% और 14% में जो 15% का अंतर है, ये एक दो दिन में नहीं फिल होने वाला है। इंडिया आपका देखिए 7% है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि चाइना वाज, इज एंड विल बी। देखिए जापान जो है दोस्तों कम कर रहा है, 3.5% है। Which among the following countries has announced to impose carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emission? तो अब ये भी प्रचलन चला है दोस्तों कि जैसे आप और सारी चीजें टैक्स देते हैं, अब आप पर कार्बन टैक्स भी लग रहा है। अभी इंडिया में नहीं लागू हुआ है, लेकिन बहुत सारे देशों में
लागू होना शुरू हो गया है। तो कार्बन टैक्स 2019 में दोस्तों कौन सा कंट्री लगाया था? तो इसको ये फर्स्ट कंट्री था दोस्तों, सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। Singapore in 2018 declared that it will impose a carbon tax to reduce greenhouse gas emission as a part of its commitment under Paris Climate Agreement। जो 2015 में हम लोग देखे थे दोस्तों, 21 वाला हुआ था, COP COP 21। तो उसी एग्रीमेंट, उसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा में दोस्तों ये डिसीजन लिया सिंगापुर कि नहीं, अब ये कार्बन टैक्स इम्पोज करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? बताइए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन भी हानिकारक है? नहीं। तो यही दोस्तों आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी का जो दोस्तों तीनों देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है ना, जब हैं तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ये आपसे पूछा है कि नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है ना, greenhouse gas in the atmosphere is a gas that absorbs and emits radiations within the thermal infrared range. This process is the fundamental cause of greenhouse effect. The primary greenhouse gases in Earth's atmosphere are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. Which of the following is not a greenhouse gas? बताइए दोस्तों, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें भी आप इजीली बता पाएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे दोस्तों कि O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, और ये CFC हो गया, ये मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस हैं। जबकि ऑक्सीजन जो दोस्तों जो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? बताइए, इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आप तो क्लियर कट जानते हैं कि मीथेन हो गया, CFC हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया दोस्तों, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड में दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड उतना प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये भी माने माइनर काज है। ठीक है दोस्तों, माइनर काज है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा दोस्तों डी होगा। वैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड को दोस्तों मेजर काज में नहीं पढ़ते हैं, मेजर काज में नहीं पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016। ठीक है दोस्तों, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला भी आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे और इस प्रकार से ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 6 मेजर गैसेज आइडेंटिफाइड एज ग्रीन हाउस गैसेज बाय इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूड CH4, CFC and nitrous oxide, while sulfur dioxide is not a greenhouse gas. It is responsible for acid rain. The Chhattisgarh Public Service Commission has marked the correct answer as option E, whereas they have considered the option C as a correct in the previous answer sheet. दोस्तों, probably
दिस वुड हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वही जो कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो दोस्तों डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट इनडायरेक्टली है। प्रोबेबली दिस वुड हैव बीन done on the basis of direct and indirect involved gases in greenhouse effect. The gases directly responsible for greenhouse effect are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, CFC, SF6 and NF3 etc. While the gases indirectly responsible for greenhouse effect include nitrogen oxide, carbon monoxide, non-methane volatile organic compounds and sulfur dioxide। ये जो दोस्तों डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली है, तो ये भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन इनको नहीं देना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, आप समझ लीजिए। Which of the following group of gases contribute to the greenhouse effect? बताइए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली है लेकिन इसमें टेट्राफ्लोराइड जो है ये डायरेक्टली नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये क्लियर कट ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो यही आपका आंसर होगा। क्योंकि जब आपको क्लियर कट आंसर दिख रहा है तो कंफ्यूजिंग में क्यों जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर गैसेज दैट कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कह रहा है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, आप समझ जाइए। वाटर वेपर सबसे ज्यादा है, लेकिन वाटर वेपर को कैसे रोका जाए दोस्तों, जहाँ पर रोकने लायक है उसी को रोक लिया जाए, वही बहुत है। जबकि ये देख रहे हैं ये कारण जो है दोस्तों 36 से लेके 36 से 72% तक ये वेरी कर रहा है। तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड nitrous oxide are also greenhouse gases, but its effect is very low in comparison to other gases. Which set of following gases is most important for greenhouse effect? Most important बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट चूज करना होगा। आइए हम लोग चलते हैं, देखिए नाइट्रिक से कट जाएगा, नाइट्रिक से कट गया, ये देखिए क्यों कट रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड तो इनडायरेक्टली वाले में था, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनडायरेक्टली वाले में। लेकिन इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर ये सभी जो दोस्तों क्लियर कट और डायरेक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली गैसेज हैं। तो यही आप ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही ऑप्शन कट करेंगे आप एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और यही वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली बात करेगा, ठीक है ना, जो हम लोग पहले देख चुके हैं इससे पहले। आप क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर करिए, क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली आकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज काजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये तो मान लिया कि ये सभी हैं, लेकिन इसमें से हाईएस्ट कौन करती है, सबसे ज़्यादा कौन करती है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन करती है। यहाँ पर बताइए, हम लोग देखे थे दोस्तों वाटर वेपर जो है 36 से 72% तक इसका इफेक्ट रहता है, यहाँ तक वेरी करता है। बाकी सब जो है इसके नीचे ही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रहा था 9 से 26% तक। तो ऑप्शन डी ही क्या होगा आपका
आंसर होगा दोस्तों। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हाईएस्ट परसेंटेज कौन लाती है? वाटर वेपर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, लेकिन प्रोपेन नहीं है दोस्तों। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप जानते हैं, ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए। इसको देखना हो तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ दिया नहीं है, नया चीज नहीं दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। बताइए, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है दोस्तों, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि आर्गन जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वही चीजें हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए आगे चला जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट साइंड विथ वर्ल्ड बैंक इन May 2021 इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक 2021 हम लोग क्यों पढ़ेंगे? हम लोग अब 21st में जी रहे हैं, तो 2011 का प्रश्न क्यों पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। ऑप्शन जो है आपका ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक जो एग्रीमेंट किया था उसको अब पढ़ना जो दोस्तों ठीक नहीं है, हम लोग करंट में देखना चाहिए। तो चलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, और जिनको देखना होगा परचेज ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। हार्मफुल भी है, बेनिफिशियल भी है, बताइए कौन? ऑक्सीजन कभी हार्मफुल के रूप में सुने हैं? नहीं। ओजोन जो है दोस्तों क्या करती है? ओजोन जो है ये हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों रूप में आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पौधे जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इस प्रकार से हार्मफुल है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसी फोटोसिंथेसिस में पौधों को ये जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये मैंने इस प्रकार से ये बेनिफिशियल है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो ये हार्मफुल है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, sugars and starches in the process known as photosynthesis. Since humans and all other animals depend on plant for their food. अब ओजोन वाला में दोस्तों, ओजोन बस इन्वायरमेंट से जुड़ा रह गया, लेकिन ये देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके फूड से जुड़ा हो गया, पेट से जुड़ा हो गया। Photosynthesis is necessary for the survival of all life on earth. It is also a greenhouse gas which is very harmful to us. Therefore, carbon dioxide is both
इज फुल एज वेल एज हार्मफुल टू लाइफ ऑन अर्थ। ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नुकसानदायक भी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज। मैं आपको बता दिया कि कार्बन डाई ऑक्साइड में जो दोस्तों या कार्बन में है, कौन सा देश था, है और रहेगा। इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था अभी। ये कौन सा कंट्री है, इसका आशा करते हैं कि आप सभी लोग का उत्तर ये सही होगा। तो ये दोस्तों चाइना है। कितना परसेंट, 29% कर रहा था, ठीक है ना। और इसके नीचे जो है यूएस जो था दोस्तों 14% कर रहा था। जो 15% का गैप है ये एक दिन में नहीं भरेगा। इसको भरने में कम से कम 1-2 दशक आपको इफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों आए तो आप आंख बंद करके चाइना मारिए, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वही कह रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं तो अभी 29% की बात करते हैं, 30% की बात कर रहा है, और यूएस 15%, और ये आपका इंडिया 4th प्लेस पर। यूरोपियन यूनियन जो है दोस्तों 3rd प्लेस पर है। तो चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन यू, और उसके बाद आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, और 4th प्लेस पर आएगा आपका इंडिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन। कार्बन का ये, और कार्बन से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लार्जेस्ट इमिटर कौन है, चाइना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। कार्बन निगेटिव, कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। लाइए हम लोग ज्यादा ऐसा, भूटान जो है दोस्तों बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री है, और यही कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड है। सभी लोग रिडक्शन की बात कर रहा है और ये निगेटिव में चल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। बुराइयां अगर आपके अंदर निगेटिव में हो, कितनी अच्छी बात होगी। तो भूटान इज नोन एज द वर्ल्ड टॉप कार्बन निगेटिव कंट्री। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। बताइए। तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेज। बताइए। तो इसके अनुसार हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सब क्या बार बार प्रोनाउंस किया जाए। ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें देखिए सीधे सीधे हम लोग आंसर पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बताइए। 34 का ऑप्शन डी होगा। जब ये सब जानते हैं तो उस पर जो क्वेश्चन समझने लायक हो उस पर समय दिया जाएगा। गैसेज मस्ट द गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग वार, मोस्ट, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, बताइए। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। यही आंसर होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आंसर आप समझ गए ग्रीन हाउस गैसेज कितनी है, कौन कौन है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। Which among the following is the most responsible for global warming? Most responsible for global warming. कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंपटीशन था, लेकिन देखते हैं जैसे अभी पीछे के प्रश्न आप देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कोई मतलब नहीं, इसमें इन दोनों में था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्यों होगा हम लोग देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इन द इन्वायरमेंट आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide and CFC. Among these, carbon dioxide is most responsible for global warming as its concentration in the environment is more as compared to other greenhouse gases. क्या कह रहा है? Its concentration in the environment is more as compared to other greenhouse gases. Notably, the concentration of carbon dioxide is increasing in the atmosphere. तो अगर सेम क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, सेम क्वांटिटी की बात करें तो मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा करेगी सेम क्वांटिटी में, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीथेन कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ उत्तर हो जाएगा। The total amount of greenhouse gases produced to directly and indirectly support human activity is referred to as, किस रूप में उनको जाना जाता है, बताइए। क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। The total amount of greenhouse gases produced to directly and indirectly support human activities is referred to as। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको कार्बन फुटप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The total amount of greenhouse gases produced directly or indirectly to support human activities is referred to as carbon footprints। Which one of the following is not correctly matched? आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस एंड सोर्स, कौन सी गैस किसे निकलती है, तो इसमें से कौन जो है दोस्तों
सोर्स और ये गैस में करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन ये करेक्टली मैच्ड है। नाइट्रस ऑक्साइड वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड ये भी ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक किल्न। अब एक ही बच गया सीएफसी हो गया दोस्तों, ठीक है ना। सीएफसी जो है ऑटोमोबाइल जो दिया हुआ है इससे ये नहीं निकलती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सीएफसी जो दोस्तों ये रेफ्रिजरेंट्स का काम करती है, ठीक ना। रेफ्रिजरेटर से ये निकलती है, तो इस प्रकार से ऑटोमोबाइल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स carbon is a man-made gaseous and liquefied material made from carbon, chlorine, fluorine and oxygen, which is used as a refrigerant in refrigerators and air conditioning devices. Chlorofluorocarbon is an important factor of ozone depletion in atmosphere. Ozone depletion in the atmosphere. चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ये तो आप बहुत बार देख चुके हैं और आशा करते हैं कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको मैंने आपको तैयार हो जाएगा। हाइड्रोजन इज नॉट ए greenhouse gas. As a result of global warming, there has been global warming बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए। और ये अच्छा प्रश्न है, देखिए कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग और कम्युनिकेशन ये कहाँ संबंध कहीं दिखा रहा है बताइए। बस ग्लोबल जोड़ करके आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आइस मेल्ट होगा दोस्तों। फ्लावरिंग ऑफ मैंगोज ट्रीज बिफोर टाइम्स ये भी होगा। फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम्स। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो 2, 3, 4 दोस्तों ऑप्शन बी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड। स्पेसीज दैट डिपेंड ऑन वन अनदर में बिकम आउट ऑफ सिस्टम्स सिंक्रोनस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स कुड ब्लूम अर्लियर दैन देयर पोलिनेटिंग इंसेक्ट बिकम एक्टिव। क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल plant could become bloom earlier than their pollinating insect become active. Global warming would have an adverse impact on human health. The main categories of health risk include direct acting effects, impact mediated via climate related changes in ecological systems and relationship, crop fields, mosquito ecology, marine productivity. Which of the following conditions indicate the impact of global warming? Select the correct answer from the code given below. तो impact of global warming बताइए। तो गर्मी बढ़ेगी दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल, इससे रिलेटेड आप जानते हैं। हम लोग थियरी वाला पोर्शन देखेंगे दोस्तों, जो मैं इसमें देखेंगे
प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थियरी वाला पोर्शन, तो जो थियरी वाला पोर्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल बताया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है फिर डिटेल बता लेंगे तो लंबा हो जाएगा। चेंज इन वेदर कंडीशन, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही दोस्तों, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप जानते हैं, देखिए डी आंसर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग इज काज ड्यू टू द इमिशन ऑफ, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग इज काज ड्यू टू द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही ग्रीन हाउस गैस है। और ये जो है दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। द अप्रीहेंशन of global warming is aggravated by increased concentration in the atmosphere कामा दे करके आप लगाया है, ठीक ना। बताइए किसके कंसंट्रेशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बताइए। तो सीधे सीधे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Which one of the following is the most fragile ecosystem that will be the first affected by global warming? Will be first affected by global warming. तो देखिए कौन ज्यादा प्रभावित होगा दोस्तों। सबसे पहले द आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट, ये जो दोस्तों बर्फ ही पहले पिघलेगी, द आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट सबसे पहले प्रभावित होगा। द आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट आर द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। द मेल्टिंग ऑफ आइस इन दिस सी विल also affect the entire earth. Increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorb, क्या एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। फटाफट आंसर करिए अपना। तो ये दोस्तों जो शॉर्ट वेव आती है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑल द सोलर रेडिएशन ऐसा कहाँ होता है। The molecules of carbon dioxide in the atmosphere can absorb 90% of the infrared radiations received from the sun in the form of solar energy. This ability to absorb and re-emit infrared energy is what makes carbon dioxide effective heat-trapping greenhouse gas. In recent years, however, excess emission of carbon dioxide from human activities, mostly burning fossil fuels, have begun to warm Earth's climate at a problematic rate. Earth's
climate at a problematic rate. Consider the following. तो आप लोग कंसिडर करिए, बताइए which of the above is a source of methane, a major greenhouse gas. तो मीथेन का क्या क्या सोर्स है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो देखिए दोस्तों, राइस फील्ड्स ये मेन सोर्स है, और कोल माइनिंग भी, डोमेस्टिक एनिमल्स और वेटलैंड्स, इन सभी जगहों से दोस्तों मीथेन निकलती है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आईएसपी 2008 में पूछा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइस फील्ड्स, कोल माइंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर ह्यूमन सोर्सेज of methane emissions in the atmosphere, while wetland and sea hydrates are natural sources of methane emission. Maximum 76% of the total methane emissions from the natural sources is emitted through wetlands only. जो नेचुरली मीथेन का एमिशन जो होता है उसमें से 76% जो दोस्तों केवल वेटलैंड ही करते हैं। द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल वार्मिंग इज, बताइए। पैडी फील्ड, मीथेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए ओनली शब्द लगाया हुआ, ये गड़बड़ किया, ठीक ना। तो पैडी फील्ड्स भी होगा और टर्मिटरी भी होगा, और जो दोनों होगा दोस्तों, इसीलिए क्या दिया है, ऑप्शन सी भी आपके लिए दिया हुआ है। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पैडी फील्ड्स, टर्मिटरी। मीथेन CH4 is emitted by natural sources such as wetlands as well as human activity, ठीक है ना दोस्तों। नेचुरल सोर्सेज वेटलैंड आर द लार्जेस्ट सोर्स emitting CH4 from bacteria that decompose organic materials in the absence of oxygen. Small in the absence of oxygen. Smaller sources include termites, oceans, sediments, volcanoes and wildfire. Human induced agriculture, industry और वेस्ट फ्रॉम होम एंड बिजनेसेज, ये 3 में विभाजित किया है। इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। पढ़ना होगा तो वीडियो को पास करके, आजकल मोबाइल से पढ़ना बहुत आसान हो गया दोस्तों। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। अफेक्टेड बाय, बताइए क्लाइमेट के द्वारा क्या मोस्टली अफेक्ट होगा। तो फार्मिंग, कृषि, ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्रीकल्चर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कड चीविंग एनिमल्स इज। कट चेविंग समझते हैं ना, जो पशु खान माने मान ली कि चारा खा लेते हैं तो वो जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, फिर बाद में उसको चेविंग करते हैं। द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कट चेविंग एनिमल्स इज, तो कौन सी गैस होती है बताइए। तो कट चेविंग एनिमल्स भी दोस्तों मीथेन का माने वहां से मीथेन बनती है, फिर वो मान ली कि बाहर निकलती है, एमिट होती है। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस, whose source is biogas, bacteria,
bacterial decomposition and cut chewing animals. This is a greenhouse gas which pollutes the air. Consider the following statements regarding Earth Hour. अर्थ आवर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए पहला ही क्या कह रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि अर्थ आवर का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का कंसेप्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि इट इज ए मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन ए सर्टेन डे एवरी ईयर। बात सही है, हर साल जो है 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को अपनी लाइटें बंद करने को कहा जाता है, बहुत जरूरी जो चीजें हैं उनको छोड़कर। दिस इज ए मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट। ये भी सही है, और आपको यहाँ से करेक्ट ही पूछा हुआ है, तो 2-3 अगर करेक्ट होगा तो आपका कहाँ जाएगा, ऑप्शन सी में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अर्थ आवर इज ए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर द प्लैनेट ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। The event is held worldwide annually, encouraging individuals, communities, households, and businesses to turn off their non-essential lights for 1 hour, 8:30 से 9:30 PM towards the end of the March, as a symbol of their commitment to the planet. It was famously started as a लाइट ऑफ इवेंट इन सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, इन 2007। अर्थ आवर 2018 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च। तो कुछ ऐसे होता है, मार्च महीने में होता है, मार्च के मैंने अंतिम संडे को या किसी ऐसे दिन होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये अंतिम वाला शब्द जुड़ा रहता है, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी जिनको आएगा कि ये मार्च के कौन से लास्ट दिन पर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि मार्च के लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे हर एक महीने साल जो है चेंज होगा। इस साल लास्ट सैटरडे किसी दूसरे डेट को पड़ेगा, अगले साल किसी अदर दूसरे डेट को पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका एक फिक्स डेट नहीं दिया गया, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे। लेकिन और सारी चीज़ें जो हैं WWF और 8:30 से 9:30, नॉन एसेंशियल 1 आवर, ये सब सही है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन। तो कब इफेक्टिव हुआ ये आपसे पूछ रहा है। ये दोस्तों अर्थ समिट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ समिट जो दोस्तों 1992 में आया था, और 1994 में ये क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर हम इतना जानते हैं 1994, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC was negotiated at the Earth Summit in Rio de Janeiro 1992 and entered into force 1994. Currently it has been ratified by 197 countries.
तो अर्थ समिट न कह करके दोस्तों इसका पूरा नाम दे दिया है रियो डी जेनेरियो, एट अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 1992 और 1994, द प्लेस ऑफ इंडिया एमंग 58 कंट्रीज। तो देखिए दोस्तों ये 2017 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो हम लोग 17 का याद करके क्या करेंगे, अभी हम लोग लेटेस्ट देखते हैं। देखिए उसका डी आंसर था, और 19 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 11वीं। अब देखिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ ये 21 में, देखिए ये 21 हो गया, और ये 22 का है। तो इसमें है क्या दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि टॉप 3 रैंक्स जो दोनों जगह किसी को नहीं दिया गया है, अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जर्मन वॉचडॉग द्वारा किया जाता है, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें जर्मन कह रहा है दोस्तों वॉचडॉग कि कोई भी देश जो है दोस्तों मैंने एक रिक्वायर्ड मैंने चीज़ों को मैंने अभी अचीव नहीं कर पाया है, इसीलिए ताकि जैसे अगर नहीं किया इसीलिए उनको पहला दूसरा तीसरा स्थान खाली छोड़ना पड़ा है। तो देखिए तो यार अभी देखिए 17 में भारत का पूछा था, तो 21-22 दोनों में भारत का स्थान क्या है, रैंक क्या है, 10वीं है, ठीक है। अब देखिए 21 में पहले पर कौन था, यूएस था, स्वीडन था। मेरा यूएस नाम इसलिए याद आ गया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस जो है देखेंगे कि न इसमें है न इसमें है। यूएस एकमात्र ये इंडेक्स दिख रहा है जिसमें नीचे है दूसरे तीसरे, नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर यूएस आ रहा है इसमें। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं, पर उनको इस इंडेक्स में परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो स्वीडन जो है दोस्तों 2021 में टॉप किया था, और डेनमार्क जो है 2022 में, और इंडिया का दोनों लिस्ट में रैंकिंग क्या है, 10th है, 10वां है। When was India's first national action plan on climate change released? बताइए। तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड। तो ये दोस्तों मनमोहन सिंह के समय में था, ठीक है ना, और ये 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद आप जानते हैं कि 17 में मोदी जी आ गए, नहीं मोदी जी आए थे दोस्तों 14 में, 14/5/19, 19/5/24, 14/5/19 और 19/5/24, मोदी जी अभी 24 तक रहेंगे। तो ये आया था दोस्तों नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। चलिए एक और प्रश्न बच रहा है, इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज to mitigate and adapt to climate change on 30 June 2008। अब देखिए आज के ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर करिए, और ये पूछा है दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, ये कोड वाला प्रश्न आप पढ़ते होंगे, कोड वाले, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया में सोशल टेंशन हो रहे हैं। अब आप कहेंगे क्लाइमेट चेंज और सोशल टेंशन से कैसे रिलेशन है, रिलेशन है, और ये सही भी है। क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें जब प्रभावित होंगी तो उन चीज़ों से सोसाइटी या ह्यूमन प्रभावित है, उस कारण जो दोस्तों सोशल टेंशन आएगा। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव
सीरियस रिपरकूशंस ऑन फूड सिक्योरिटी। यही फूड सिक्योरिटी, बारिश अच्छी नहीं, देखिए बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो फूड सिक्योरिटी नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, सोशल टेंशन होगा, छीना झपटी होगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ये दोस्तों दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। Climate change is increasing the pressure on resources. There are many pieces of evidences available which prove that climate change has an adverse impact on both production and productivity of agriculture and forestry. Therefore, the possibility of a more complex situation in the future cannot be denied. The agriculture sector is most affected by the extreme weather conditions, which raise the question of food security. Extreme weather condition which raise the question of food security. In the case of food security, there is a tendency for control over unnecessary food storage, which ultimately leads to social stress. Thus, food insecurity is also a major factor of social stress. In this way, assertion and reason both are correct, and the reason is also making the correct interpretation of the assertion. And the reason is also making correct interpretation of the assertion. तो देखिए दोस्तों, अब तक हम लोग देखे थे जो 58 क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। अब ये हाई लेवल क्वेश्चन है, मुख्यतः यूपीएससी और पीसीएस विशेष के मेंस में पूछे गए हैं, और इनकी भी संख्या लगभग 40-45 है। तो हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको किस में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही, और आप सभी को पुनः धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।